गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी और रेलवे के वेरियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सो मेरे जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ और अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम साइंस में बायो के जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और बायो का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है हमारा आज सेल एंड हेरिडिटी। ओके, सो जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो सेल एंड हेरिडिटी का पार्ट फर्स्ट जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। देखिए, ऑप्शन 1 है आपका प्रिस्टले, सेकंड वन इज़ मार्गन, थर्ड वन इज़ हरगोबिंद खुराना एंड फोर्थ वन इज़ वॉटसन एंड क्रिक। सो देखिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉटसन एंड क्रिक। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। सो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वॉटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए यहाँ पे एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। 1953 में इन्होंने जो डीएनए की संरचना के बारे में बताया था, तो इनका एक विज्ञान की एक पत्रिका थी नेचर, उसमें जेम्स वॉटसन और क्रिक ने फर्स्ट टाइम जो है डीएनए की मॉडल के बारे में बताया था और उसकी डबल हेलिक्स संरचना के मॉडल को उन्होंने पेश किया था। चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसमें एक बार ऑप्शंस को एक बार देखिए और वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि यदि आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और यदि आपका कोई ऑप्शन गलत होगा, यदि आंसर आपका गलत होगा, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, 5x174 बैक्टीरियोफेज में जो होता है एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु का निर्माण होता है। एक एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु वहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और थ्रू जेनेटिक कोड। सो फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो एक बच्चे के पिता का जो है निर्धारण करने में सहायक होती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जीन का आकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऑप्शन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो ऑप्शन है वो है नियमित आकार, सर्पाकार, अनियमित आकार या फिर त्रिशंकु आकार। क्लियर। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर्पाकार। क्लियर। सर्पिलाकार भी कई बार जो है दिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागति की इकाई होते हैं। प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें हजारों जीन होते हैं, और जीन क्या होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर ऑप्शंस आते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्लियर। तो देखिए, जो नेक्स्ट लाइन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉनसन। साइंटिस्ट का नेम है ये, जॉनसन थे, उन्होंने जीन शब्द को सबसे पहले यूज़ लिया था। और ये क्या है, ये जो है सर्पाकार होते हैं आकृति में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल
नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीन समुदाय, जीनोम, जीन बस्ती या फिर ऑटोसोम्स। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जीन बस्ती। तो आपके पास जो राइट आंसर है हमारा वो है जीन बस्ती। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक में सबसे पहले किसे बनाया गया। तो देखिए आपके साथ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। मीन्स जब जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का जो शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले किसे बनाया गया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को, ट्रांसजेनिक चूहे, ट्रांसजेनिक गायें या फिर ट्रांसजेनिक बकरी। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्टली जो है ट्रांसजेनिक चूहों को बनाया गया था या बैक्टीरिया को। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होगा। तो एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक थी उसमें सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया गया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। इन विच ईयर 1973 में बनाया गया था। और जो चूहों को जो है चूहों को जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया था वो बनाया गया था 1974 में। मींस जस्ट नेक्स्ट ईयर में जो है चूहों को बनाया गया था। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेलप्लास्ट या नाभिकीय झिल्ली। सो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लाज्मा झिल्ली। सो देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इसमें, कि जो साइटोप्लाज्म जो है वो जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। इनमें से किसकी कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीव कोशिका होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए फ्रेंड्स आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्लियर टू ऑल। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है और इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बनता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताइए जिसके पास कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। तो हम क्या आंसर करेंगे उसमें, माइकोप्लाज्मा। और इसे जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसको जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम क्या कर देंगे इसमें, माइकोप्लाज्मा को। क्लियर। और नेक्स्ट जो लाइन है वो काफ़ी कॉमन लाइन है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे आगे, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके आगे दिए हुए हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक या फिर लवक। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लवक। क्लियर टू ऑल। जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा आपके आगे, लवक। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्लियर। ये कई बार इसको हम इंग्लिश में जो है प्लास्टिड बोलते हैं, तो प्लास्टिड के नाम से भी ये पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जंतु कोशिका और पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति आपकी पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है। और जो सेकंड डिफरेंस है आपका, सेकंड डिफरेंस ये है कि हरे पौधों की वनस्पति कोशिका में, मीन्स जो आपकी प्लांट सेल होती है उसमें जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं। देखिए ऐसे याद रखने का तरीका हो जाएगा कि पी से प्लांट और पी से ही प्लास्टिड। तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में ये प्लास्टिड जो है नहीं पाया जाता। अब प्लास्टिड के कई बार टाइप्स भी पूछ लेता है कि ऑप्शंस दे देगा आपको कि इनमें से कौन सा जो है प्लास्टिड का टाइप नहीं है, प्लास्टिड का मीन्स लवक का प्रकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो है 4 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, 4 तरह के लवक पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। सेकंड वन इज अवर्णी प्लास्ट जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक बोलते हैं। एंड जो हमारे पास थर्ड है वो हमारा है क्रोमोप्लास्ट। तो हमारे पास 3 तरह के टोटल जो है प्लास्टिड हैं, हरित लवक,
मीन्स क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, जब किसी पुष्प का पराग, पुष्प मीन्स जो फ्लावर होता है, पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वह ऑटोगैमी है या फिर एलोगैमी है या फिर जैनोगैमी है और सजात पुष्पी परागण है। तो हमें इनमें इसमें राइट आंसर करना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी कई बार जो है स्वयुग्मन के नाम से भी पेपर में लिखा आ जाता है। आइदर दोनों चीज़ें हिंदी इंग्लिश में भी लिखी आ जाती हैं कई बार ब्रैकेट्स में। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑटोगैमी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के स्टिग्मा में अंतरित किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टोमेटा भी है, लेंटिकल्स भी है और क्यूटिकल्स भी है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं और तीनों के द्वारा जो है गैसों का विनिमय किया जाता है। तो हमारे पास ऑल ऑफ अबव का भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये सभी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी के द्वारा गैसों का विनिमय किया जाता है। तो एक बार फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो स्टोमेटा, लेंटिकल और क्यूटिकल तीनों के द्वारा किया जाता है। जो स्टोमेटा होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्लियर। और जो लेंटिकल्स होता है वो टहनी और शाखाओं के छाल में, जबकि जो क्यूटिक होते हैं वो पौधे की एपिडर्मिक में, एपिडर्मिक में जो बाहरी त्वचा होती है उनमें जो है ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एपिडर्मिक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस में उपस्थित होता है। क्लियर, एपिडर्मिक में जो है क्या चीज़ उपस्थित है, तो आपका जो क्यूटिकल्स है उसके अंदर ही हमारे क्या मिलते हैं, एपिडर्मिक्स मिलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। देखिए क्लोनिंग किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरण, सेकंड ऑप्शन है आपका जनन विज्ञान, थर्ड ऑप्शन आपके आगे दिया हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एंड फोर्थ वन इज़ व्यापार। तो देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स क्लोनिंग जो है वो आपका जनन विज्ञान से रिलेटेड होगा। क्लियर, क्लोन होते हैं ना, जो क्लोन मीन्स जो सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका जो हमारा रिलेशन होगा वो किससे होगा, जनन विज्ञान से होगा। क्लियर, ये कई बार प्रजनन विज्ञान भी होता है तो वो भी हमारा जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो आपके पास ऑप्शंस है पिता पर, दादा पर, नाना पर या फिर माता पर। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फादर पर। क्लियर, पिता पर जो है बच्चों का लिंग जो है मुख्य रूप से निर्भर करता है। देख लीजिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन क्या है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर ही निर्भर करता है और पिता के एक्स या वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। क्लियर सर, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि आवश्यक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हवा आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है, पानी आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है, कीट आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर आग का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर, तो परागण के लिए जो है आग की हमको कोई भी ये रिक्वायरमेंट एलिमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने राइट ऑप्शन दिया हुआ है इसका, परागण मुख्य रूप से हवा, पानी और कीट द्वारा होता है, पर आग से परागण नहीं हो सकता। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके ग्रेगर मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो आपका ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेगर मेंडल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित से एक लिया जाता है। सो देखिए फ्रेंड्स, कोशिकाओं में जो है तत्कालीन जो है ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस चीज़ को यूज़ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के थ्रू ही जो है वो तत्कालीन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है और ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 36 एटीपी ऊर्जा
जो है प्राप्त होती है। 30 मीन्स एक अणु का यदि श्वसन किया जाएगा ग्लूकोज का तो वहाँ से 36 एटीपी अणु ऊर्जा जो है वो हमको मिलेगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा या न्यूक्लियस द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि कोशिका की गतिविधियाँ कौन नियंत्रित करेगा। देखिए फ्रेंड, न्यूक्लियस जो है वो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करने में काम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियस। तो देखिए मैंने प्रीवियस ऑडियो में एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सेल का पावर हाउस जो है किसे बोला जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ऑप्शन आ गया तो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, आप मेरे प्रीवियस ऑडियो को जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेल एंड हेरिडिटी, कोशिका और आनुवंशिकता के नाम से ही है, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्लियर, और वो वाले क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर भी टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो उनको भी आप वहाँ पर जाकर एक बार प्रीवियस ऑडियो में देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्या बोल रहा है ये कि कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण जो है केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है और ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग है। क्लियर, तो केंद्रक के द्वारा ही, न्यूक्लियस बोलते हैं मोस्टली। देखिए कई बार हिंदी में भी आ जाता है, कई बार केंद्रक लिखा आ जाता है, कई बार न्यूक्लियस। सो बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। क्लियर, दोनों चीज़ें सेम है, बस वो हिंदी में और वो इंग्लिश में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास जो मैंने आपसे प्रीवियस ऑडियो में पूछा था कि ए लाइसोसोम को, बी सेंट्रोसोम को, सी राइबोसोम एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल भी आ जाता है और ऐसे भी पूछ लेता है कि कोशिका का पावर हाउस और पौधा कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। क्लियर, और इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा पैदा होती है, और ये ऊर्जा पैदा हो रही है इसीलिए इसको पावर हाउस बोला गया सेल का। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आनुवांशिक इकाई है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन और सिस्ट्रॉन। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आनुवांशिक इकाई जो है वो जीन को माना जाता है। क्लियर टू ऑल। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जीन। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचना जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही जो है आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई मानी जाती है, जीन। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आनुवांशिकता की जो मूलभूत इकाई होती है वो किसे माना जाता है। तो कई बार जो है ऑप्शन में डीएनए भी दिया होता है, तो कुछ लोग जो है वो डीएनए को टिक कर देते हैं, फिर ऑप्शन क्या हो जाता है, आंसर हमारा क्या हो जाता है, गलत। तो हमें इसको टिक नहीं करना, हमको किसे टिक करना होगा, जीन को टिक करना होगा। क्लियर, तो इसी से हमारी जो आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है और यही हमारा क्या होता है, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोशिका भित्ति के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा या फिर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कोशिका भित्ति से ही क्या होता है, हमें पता लगता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति कोशिका जो है आपकी और प्राणी कोशिका में कुछ डिफरेंसेस बताए जाते हैं जिनके बेस पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। क्लियर, सेल वॉल हम इसको बोलते हैं नॉर्मली। भित्ति एक तरह का क्या होती है, एक आउटर सरफेस ही होती है, एक तरह की लेयर होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लांट सेल है, जो वनस्पति कोशिका है, उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट जो हमारी एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, उसमें हमारे जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जो है उसका अभाव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके पास दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा में। क्लियर? स्क्लेरेनकाइमा में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है और सबसे कठोर कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। क्लियर टू ऑल? तो देखिए फ्रेंड्स, का एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा है उसको हिंदी में दृढ़ोतक बोला जाता है। तो ये जो होता है इस कठोर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और एक सरल ऊतक होता है। एक सरल जो है एक सिंपल टाइप का एक टिश्यू माना जाता है। क्लियर? तो इसी को ही क्या बोलते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो ऊतकों में कठोर कोशिका भित्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है स्टार्टिंग में और कह रहा है कि ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए क्या हो रही है? पृथक हो रही है। पृथक होना मतलब विभाजित होना। क्लियर? सेपरेट हो रही है मीन्स विभाजित हो रही है, और विभाजित होने से ही वर्ड बनता है हमारा विभज्योतक। क्लियर? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो विभज्योतक है वही क्या होते हैं? ऊतक की कोशिका को जो है आगे जो है सेपरेट करके और फिर उसका एक स्थायी जो होता है, स्थायी ऊतक जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? विभज्योतक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, विभज्योतक जो होता है मेरिस्मेटिक के नाम से भी कई बार आ जाता है। जैसे हमने ऊपर वाले ऑप्शन में स्क्लेरेनकाइमा दिया हुआ था, तो वो कई बार हमारा दृढ़ोतक के नाम से भी आ जाता है। ऐसे ही मेरिस्मेटिक के नाम से भी कई बार आ जाता है। तो मेरिस्मेटिक भी आपको विभाजन से ही रिलेटेड क्या करना है? याद रखना है। क्लियर टू ऑल? तो ये आपको यहाँ पर इसका जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उसके विभाजन के फलस्वरूप बहुत तरह के स्थायी ऊतकों का क्या होता है? निर्माण होता है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो हैं जीवित अथवा मृत होती हैं। मीन्स जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। और इनकी जो भित्ति होती है वो पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो ये वर्ड है इसको भी आप याद रखिए। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और आप उसको विभज्योतक भी बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं फिल इन द ब्लैंक्स से कोनों पर मोटी हो जाती है। मीन्स कौन सा पदार्थ उनमें जो है इंक्लूड होता है जिसकी वजह से कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है मोटी हो जाती हैं? तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। क्लियर टू ऑल? सो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन जो है वो कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसकी वजह से इसकी जो किनारों पर है इसकी वजह से किनारों पर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है कि जो कोलेनकाइमा होता है ये एक ऊतक का जो है प्रकार है, एक ऊतक एक टिश्यू का टाइप होता है और ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से, डेड सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, का राइट आंसर हमारा कोलेनकाइमा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है? फ्रेंड्स सॉरी, जो मैंने आपको बताया था स्क्लेरेनकाइमा है, वो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो कोशिका, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सबसे कठोर प्रकार की होती है और स्क्लेरेनकाइमा ही जो है आपका वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से मिलकर बना होता है। तो वो मेरे माइंड में कोलेनकाइमा रह गया था, तो आप इसको सही कर लीजिए एक बार कि स्क्लेरेनकाइमा ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है मिलर, ग्रेगर मेंडल, जीन लेमार्क और चार्ल्स डार्विन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा किसको टिक करते हैं? चार्ल्स डार्विन को टिक करते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसमें इन्होंने जो है 1859 में इसके बारे में प्रकाशित किया था और यही बताया था कि विकास के सिद्धांत से संबंधित ये थे। इन्होंने जो है आगे एक्सप्लेनेशन दी थी विकास के सिद्धांत से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? देखिए, पौधों में फिल इन द ब्लैंक्स नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है।
तो देखिए कौन सा ऊतक ऐसा है जिसके कारण जो है लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा या फिर क्लोरेन्काइमा। सो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण ही लचीलापन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइए, कोलेनकाइमा जो है वो पौधों के जो पौधों में ऊतकों का जो लचीलापन है वो किसके कारण होगा, कोलेनकाइमा के कारण होगा। और इससे पहले जो मैंने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताया है वो आपका मृत कोशिकाओं के संयोजन से मिलकर बना होता है। देखिए जो बेसिकली कोलेनकाइमा होता है वो आपका तनन सामर्थ्य जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो आपके जो प्लांट है, पौधे जो हैं उनको वो प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कोलेनकाइमा। तो देखिए फ्रेंड्स यही आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये थे हमारे आज की सीरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस में पूछे गए क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल से रिलेटेड अगर कोई आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर में आए हुए रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी जो हैं डिस्कस किए जाते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चीज़ों का वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।